तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो आज दोस्तों हम पटाक्षेप नहीं होगा कहानी के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करने वाले हैं। ये कहानी दोस्तों हेतु भारद्वाज द्वारा लिखी गई है। तो इसमें से कौन कौन से इसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो सारे ही प्रश्नों पे दोस्तों चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद में आप एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा दोस्तों, यदि आपने कहानी पढ़ी है मेरे साथ में, तो एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं होगा कि जिसे आप नहीं कर सकें। ठीक है। और ऐसे प्रश्न मैं ही दोस्तों आपको बना सकता हूं कि जो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एग्जामिनर आपको ऐसे प्रश्न नहीं बनाएगा कि जो आप फिर नहीं कर सकें, क्योंकि जहाँ तक उसकी दोस्तों सोच जाएगी वहाँ तक के प्रश्नों को मैंने इन नोट्स में समेट लिया है। और इससे भी दोस्तों जो बचा कुचा रह जाएगा उसको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की जो हमने श्रृंखला शुरू की है उसके माध्यम से मैं आपको पहुंचा दूंगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आपसे ज़्यादा मुझे लग रहा है अभी तक कि आपसे ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि मैंने कई क्वेश्चन डाले, कम्युनिटी पोस्ट भी डाली हैं यूट्यूब पर, उसमें दोस्तों आपका 100% रिव्यू नहीं आ रहा है। ठीक है। ना तो आप पूरा वीडियो ही देखते हैं और ना ही आप लाइक करते हैं। मैं आपसे दोस्तों कुछ भी नहीं मांग रहा। जो कोर्सेज आपको 10-10 हज़ार में, 15-15 हज़ार में पढ़ने को मिल रहे हैं दोस्तों, वो मैं आपके लिए मेहनत करके लगन के साथ में आपको निःशुल्क दोस्तों पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो गद्य की रचनाएँ केवल दोस्तों पढ़ा करके छुट्टी कर ली जाती है। ठीक है। उनके नोट्स आपको एक एक चीज़ लिखवा रहा हूँ, प्रत्येक दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ, एक ही कहानी की 3-3 वीडियो बना करके आपको मैं इतना समझा रहा हूँ। फिर भी दोस्तों आपका जो प्रयास, आपकी तरफ से जो प्यार है, उसमें थोड़ी सी मुझे अभी कमी नज़र आ रही है। तो मैं देखना चाहता हूँ दोस्तों इस वीडियो को आपको कितना प्यार मिलता है। ठीक है। हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं, उसके बावजूद भी दोस्तों हमारी वीडियो है वो रैंक नहीं आती है। तो इसका दोस्तों कहीं ना कहीं कारण है कि आप अभी तक हल्के में ले रहे हैं। या तो आप अपने आप को हल्के में ले रहे हैं, या फिर आप हिंदी हब चैनल को हल्के में ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि ये पेपर होने के बाद में आप ऐसे साथी जो मुझसे नहीं जुड़े हैं उनके भी यदि नोट्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो नोट्स मैंने आपको बताए थे वही नोट्स उन्होंने भी कहीं ना कहीं से, उनको भी किसी ना किसी ने बताए हैं। तो ये बात दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए दोस्तों आप चैनल पे आए हैं तो थोड़ा सा यार मेरी मेहनत के लिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, आपकी भी तो प्रतिक्रिया आनी चाहिए। यदि मान लीजिए मैं आपसे कह देता हूँ कि वीडियो आएगी और 10 दिन तक वीडियो नहीं डालूँगा, तो सोचिए कि आपकी क्या दशा होगी। आप कमेंट करने लग जाते हैं, सर वीडियो डालिए, वीडियो डालिए, वीडियो डालिए। लेकिन आप थोड़ा सा मेरी तरफ भी सोचिए। आपकी यदि कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं आएगी, या फिर जो भी आपके सुझाव हों, कमी आपकी लग रही है, आप क्यों नहीं लाइक करते हैं, क्या कमी है, वो कमी बताइए जिससे कि मैं उसको सुधार सकूं। तो जब आपका प्यार मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, कोई हम पे विश्वास करता है। ठीक है। और दोस्तों हम एक पूर्ण मेहनत के साथ में फिर और दोस्तों काम करते हैं। अब नहीं तो फिर हम ऐसे ही टाल जाएंगे कि यार कुछ नहीं है, चलो ऐसे ही चल रहा है मामला। तो आप थोड़ा सा सोचिए। आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूं दोस्तों, और आपको मैं जितना हो सकेगा दोस्तों निःशुल्क, और जब तक दोस्तों हो सकेगा करवाने का मैं प्रयास करूंगा। पूरा का पूरा हिंदी साहित्य उनको भी दोस्तों नोट्स के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। सारा का सारा चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप में भेजता हूं। ये सारे आपके स्नातक स्तर के, इसके बाद में पद्य की रचनाएँ हैं दोस्तों। जो कहानियाँ अभी मार्केट में नहीं आई हैं, नेट पर उपलब्ध नहीं है, उनको भी दोस्तों मैं आपको करवा रहा हूँ। हेतु भारद्वाज जी का जीवन परिचय नेट पर कहीं भी उपलब्ध नहीं है जितना मैंने आपको इस PDF में लिखा है। ठीक है। तो मुझे ही दोस्तों पता है कि मैं कहाँ कहाँ से चीज़ें ला करके, किताब ला करके, ठीक है, बुक्स ला करके आपको पढ़ाने की मैं प्रयास कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। आपको केवल एक वीडियो देखती है, लेकिन उस वीडियो के पीछे दोस्तों मेरी मेहनत नहीं दिखती है। आप इन नोट्सों को लिखने में मुश्किल से आप 30 मिनट लगाएंगे, 30 मिनट में आप वीडियो देख लेंगे ज़्यादा। लेकिन दोस्तों मुझे पूरा का पूरा दोस्तों लगभग कम से कम एक कहानी से क्वेश्चन तैयार करने में बहुत सोच विचार के कि कहीं कोई चीज़ गलत ना हो जाए।
तब आपके क्वेश्चन आपको बनाने पड़ते हैं। नहीं तो फिर आप कहीं चीज़ गलत हो गई गलती से भी तो फिर आप दोष दे देंगे कि सर आपने गलत पढ़ाया था और यही क्वेश्चन आ गया और हमारा गलत हो गया। तो सोचिए कि एक टीचर पे पढ़ाना हंसी खेल नहीं है, ठीक है। एक क्लास को पढ़ाना आसान है, लेकिन एक पूरे ऑनलाइन एक पूरे दोस्तों इस स्तर पे पढ़ाना कि जहाँ पर आपसे दुनिया का कोई भी छात्र जुड़ सकता है, तो वो दोस्तों आसान नहीं होता है। विश्वास बनाना पड़ता है। तो इसीलिए आप इस विश्वास में हमारी इस कड़ी में दोस्तों मेरे साथ आएँ और इस परिवार को दोस्तों थोड़ा सा अब बढ़ाएँ। आपने तो सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों, लेकिन जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, ठीक है, और शेयर करने लायक है तो दोस्तों शेयर करते हैं, तो वो वीडियो है अधिक लोगों तक जाती है और वो वीडियो रैंक होती है। और जैसे ही रैंक होगी तो और भी साथी हमारे परिवार के साथ में जुड़ेंगे और फिर दोस्तों पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। यदि कंपटीशन दोस्तों गधों की दौड़ में यदि एक घोड़े का हो तो कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन तब ही दोस्तों माना जाता है जब एक से एक धुरंधर दौड़ने वाले घोड़े एक साथ दौड़ रहे हों। तो मज़ा दोस्तों तभी आता है जब आप जैसे सब होंगे, ठीक है। कंपटीशन का मज़ा तभी है, तभी तो पता चलेगा कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स में उनमें क्या है और दोस्तों हमारे इस छोटे से चैनल पे क्या है, जहाँ कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। केवल अपनी मेहनत है, केवल अपना साहस है, केवल अपना आत्मविश्वास है जिसके साथ में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने जितने दोस्तों आपकी पूछ की रात के क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ कराए हैं, ठीक है, इतना आपको कोई दोस्तों बनाएगा भी नहीं, सोच भी नहीं सकता है। और मैं अब भी आपसे कहता हूँ, अब भी मैं आपको 100 क्वेश्चन और बना सकता हूँ, 500 क्वेश्चन भी बना सकता हूँ, लेकिन उसका दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है जब मैंने आपको पूरा का पूरा कहानी है वो पढ़ा दी है अच्छे से समझाते हुए। जब तक आप कहानी को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके लिए 1000 क्वेश्चन भी थोड़े पड़ेंगे। इसलिए कहानी को पढ़िए, उसके बाद में इस PDF वाली वीडियो को देखिए और उसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए। 3 वीडियोज़ यानी कि दोस्तों आपका 1.5 घंटे के अंतर्गत आपका 2 क्वेश्चन, यदि 2 नंबर आपके 2 क्वेश्चन आते हैं तो 4 नंबर आपके दोस्तों क्लियर होते हैं। तो इससे अच्छी दोस्तों कोई भी चीज़ नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो है हम शुरू करते हैं। तो आशा है कि आप मेरे इस दोस्तों सहयोग को बढ़ावा देंगे और मेरी मेहनत है दोस्तों उसको आप हौसला देंगे। तो ये पटाक्षेप है दोस्तों। सबसे पहले हम इसकी विधा की बात करें तो विधा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये दोस्तों कहानी विधा की रचना है। अब हम दोस्तों हेतु भारद्वाज है उनका जीवन परिचय है वो पढ़ते हैं। आप हेतु भारद्वाज जी के बारे में दोस्तों ज़्यादा विस्तार से कहीं दिया नहीं रखा है। इनकी जो किताबें प्रकाशित हुई हैं उनमें ही इनके बारे में लिखा हुआ है और वो भी दोस्तों पर्याप्त नहीं है। लेकिन इनकी महारानी श्री जया कॉलेज, जिसे MSG कॉलेज कहा जाता है भरतपुर में, वहाँ पर इनकी किताबें चलती हैं BA में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और फाइनल में। तो उनके पीछे दोस्तों जीवन परिचय है वो इनका दे रखा था और काफ़ी विस्तार के साथ में दे रखा था, ठीक है। तो अनेक जगहों से दोस्तों मैंने समेटते हुए आपको हेतु भारद्वाज जी का जीवन परिचय लिखाया है और जिसमें मुझे लगता है कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसमें दोस्तों इनकी केवल इनकी रचनाएं इम्पोर्टेंट है, इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था और इनका जो मेन नाम था वो क्या था, ठीक है। कुछ ही दोस्तों इनकी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। इनका कार्यक्षेत्र क्या रहा है, कहाँ से थे और इन्होंने शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त की थी। तो चलिए देखते हैं कि क्या परिचय है। तो सबसे पहले दोस्तों इनका जन्म है वो 1937 में, 15 जनवरी 1937 में हुआ था। आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये जो कहानी है दोस्तों, यहाँ से आपसे जो जीवन परिचय यदि पूछा जाएगा आपसे तो वो आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका प्रेमचंद का पूछा जाएगा, उनसे दोस्तों पूछा जा सकता है। विजयदान देता है, उनसे भी एक आध क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, लेकिन हेतु भारद्वाज जी से कम संभावना है, ठीक है, क्योंकि इनके जीवन व्यक्तित्व के बारे में अभी इतनी चीज़ें बाहर नहीं आई हैं। हालांकि एक राजस्थान से एक प्रतिभाशाली एक कथाकार हैं, ठीक है, लेकिन प्रेमचंद जैसा बहुमुखी व्यक्तित्व, गुलेरी जी जैसा बहुमुखी व्यक्तित्व, उनकी कुछ जैसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है, तो ऐसा इनके पास में अभी नहीं है। 15/1/1937 से रामनेर, तो सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण बात यही निकल के आती है, जो कहानी है वो रामनेर गांव पर केंद्रित है, ठीक है। तो रामनेर गांव में ही इनका जन्म हुआ था और ये रामनेर गांव है दोस्तों बुलंदशहर UP, ठीक है।
अधिकतर लोग कह रहे हैं कि भाई ये राजस्थान से संबंधित है। देखिए इनका गांव है वो बुलंदशहर यूपी में है, उनका ये वहाँ पर जन्म हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई थी। लेकिन जो दोस्तों इनकी जो एमए की इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी और पीएचडी की जो शिक्षा प्राप्त की थी वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो राजस्थान ही रहा है। ये दोस्तों टीचिंग लाइन में आ गए और यहाँ पर ही इन्होंने टीचिंग कराई है। नीम का थाना सीकर में ये प्रिंसिपल के पद पर रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा है इनकी राजस्थान विश्वविद्यालय। ठीक है, मूल नाम हो गया इनका होतीलाल भारद्वाज। 1980 से 1993 में राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1980 में मिला और 1993 में मिला। कार्य क्षेत्र इनका राजस्थान रहा है। संपादन दोस्तों इनका समय माजरा, ये इनकी दोस्तों प्रमुख पत्रिका है। समय माजरा ये मासिक पत्रिका है, इतना आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो समय माजरा, जब ये दोस्तों राजस्थान जनवादी लेखक संघ के अध्यक्ष बने थे तब वहाँ पत्रिका चलती थी मधुमती, तब उसका संपादन किया और उसको एक नया स्वरूप प्रदान किया था। पंचशील शोध समीक्षा अक्सर, तो ये इनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। ये राजस्थान जनवादी लेखक संघ तथा राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नीम का थाना सीकर में प्रधानाचार्य रहे हैं। भाषा की समकालीन शैली में लिखते हैं। इन्हें कहानीकार के रूप में अधिक प्रतिष्ठा मिली है। तो ये मुख्यतः दोस्तों कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। अब इनकी 2-3 इनकी कहानी संग्रह हैं, वो आपसे दोस्तों बहुत मोस्ट हैं। 3 कमरों का मकान, ठीक है, चीफ साहब आ रहे हैं और तीर्थ यात्रा, ये इनके बहुत ज़्यादा दोस्तों चर्चित कहानी संग्रह माने जाते हैं। ज़मीन से हटकर, रास्ते बंद नहीं होते, समय कभी थमता नहीं, छुपाने को छुपा जाता, बनती बिगड़ती लेखरन, तो ये इनके दोस्तों अन्य कहानी संग्रह हैं। इनका नाटक है आधार की खोज। शोध ग्रंथ है इनका स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी में मानव प्रतिमा। जब इन्होंने पीएचडी करते हैं तो दोस्तों आपको शोध ग्रंथ छपवाना पड़ता है। तो स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी में, यानी कि स्वतंत्रता के बाद की हिंदी की कहानी में जो मानव प्रतिमा है कि मानव की किन किन रूपों का है वो चित्रण किया गया है, तो उसका दोस्तों इनका शोध ग्रंथ है। इसके अलावा विभिन्न पुस्तकें, प्रवेश की चुनौतियाँ और साहित्य, संस्कृति और साहित्य, शिक्षा और सिनेमा, तो ये ज़्यादा दोस्तों इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपको ये 3 आपको कहानी संग्रह याद रखने हैं। इसके अलावा जनवादी लेखक संघ और राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, नीम का थाना सीकर में प्रधानाचार्य रहे हैं। और सबसे जो मेन है दोस्तों वो है आपका समय माजरा, ये पत्रिका थी। और रामनेर गांव में इनका जन्म है वो हुआ है और रामनेर गांव पर ही इनकी कहानी है वो लिखी गई है। तो ये आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है। अब बात कर लेंगे हम कहानी की। यदि दोस्तों एक आध 2 बात और इनकी निकल के आएंगी तो मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से पूछ लूँगा। मैं आप चैनल पे आपको डालता रहता हूँ, ग्रुप में भी डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, पटाक्षेप नहीं होगा। तो ये दोस्तों कहानी है। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये किस गांव पे केंद्रित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें रामनेर गांव है वो उस पर केंद्रित है। ठीक है, तो रामनेर गांव पर दोस्तों ये केंद्रित है आपकी, पटाक्षेप नहीं होगा। तो ये आप दोस्तों सबसे पहले याद रखेंगे। कहानी के पात्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले दोस्तों जो पात्र है वो है इसमें मुखिया। ठीक है, मुखिया दोस्तों ठाकुर है, ठाकुर जाति का है और ये दोस्तों ज़मींदार है, सबकी ज़मीनों पे इसने कब्जा कर रखा है। ठीक है, और सब इसके आतंक से दुखी हैं। इसका जो पुत्र होता है वो होता है राम सिंह। ठीक है, तो इसको प्रधान बना दिया जाता है। ये दोस्तों 3 बार प्रधान बनता है। उसके बाद में इसका पुत्र है वो हो जाएगा आपके नाहर सिंह। ठीक है, तो ये आपका नाहर सिंह हो गया। तो आज़ादी से पहले मुखिया था। ये जो मुखिया है दोस्तों वो आज़ादी से पहले मुखिया था। ठीक है, आज़ादी के बाद में दोस्तों आपको पता है कि पंचायत वगैरह के चुनाव होने लग गई। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे ही लोकतंत्र आया, पंचायत के चुनाव शुरू हुए, तो उसमें प्रधान बनाने की जो परंपरा है वो फिर शुरू हो गई। तो अब मुखिया तो रहा नहीं जा सकता, मुखिया तो हो गया दोस्तों समाप्त। तो अब है वो नया चुनाव आ गया, तो चुनाव में अब बनेगा प्रधान। तो इन्हीं चुनावों को केंद्रित करके दोस्तों यहाँ पर है वो कहानी पूरी की पूरी लिखी गई है। अन्य जो पात्र हैं ब्राह्मण भाई महेंद्र और बलवीर हैं दोस्तों। अन्य पात्र हैं फगना, लच्छीराम, इतवारी। तो
तो ये दोस्तों दलित हैं जो कि चमार जाति से संबंधित हैं। देखिए दोस्तों, हमें जो कहानी में शब्द आया है वही शब्द है दोस्तों हमें यूज करना है, ठीक है। इसे आप अन्यथा ना लें, जातिगत आप इसको ना लें, क्योंकि कई बार लेखक हैं किसी चीज़ के आक्रोश को दिखाने के लिए, कहानी को और ज़्यादा जोरदार बनाने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, ठीक है। तो अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इस कहानी का उद्देश्य क्या है? यह कहानी समतावादी समाज की स्थापना में असफल लोकतांत्रिक व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर करती है, जहां आज़ादी के बाद भी सवर्ण दलित संघर्ष बना हुआ है, लेकिन आज भी स्थिति बदली नहीं है। और जो लेखक है वो इसी स्थिति को बदलने के लिए कहता है कि जब तक ये इस कहानी का पटाक्षेप नहीं होगा, जब तक ये स्थिति नहीं बदलेगी, जब तक इसमें आमूल-चूल परिवर्तन नहीं होगा, तब तक जो समाजवादी समाज की हमारी संकल्पना है, भारतीय संविधान के निर्माताओं की जो समाजवादी राज्य की संकल्पना थी, वो कभी भी पूर्ण नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ हैं ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं जो कि सवर्ण हैं, एक तरफ आपके चमार हैं, कुछ अन्य दलित जातियाँ हैं, ठीक है, जो कि आपके दलित जातियों में आते हैं। तो उनके बीच में कैसा संघर्ष होता है चुनाव को लेकर के, जहाँ पर चुनाव में प्रधानी पर सवर्ण जातियों का ही दबदबा बना रहता है, चाहे वो साम दाम दंड भेद से कैसे भी है, लेकिन हर बार वो ही चुनाव जीत जाते हैं। तो समाजवादी दोस्तों क्या है, आपको पता है कि प्रस्तावना में समाजवादी वगैरह शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, ठीक है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, लोकतंत्र। तो ये समाजवाद है दोस्तों, जहाँ पर आपके उत्पादन वितरण में सभी का दोस्तों समान अधिकार हो, ठीक है, किसी के साथ में भेदभाव ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों केवल प्रधानी पर चुनावों में केवल सवर्ण समाज का अधिकार है, पुलिस में उनका दबदबा है, नेताओं में उनका दबदबा है, ठीक है। तो सब जगह दोस्तों उनकी चलती है, वो चाहे तो किसी भी दलित को दबा दें, किसी की भी ज़मीन को हड़प लें, किसी की भी आपको पिटाई करवा दें, ऐसा इस कहानी में दोस्तों देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो समतावादी समाज की जो संकल्पना थी हमारी, तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो प्राण है, तो वो अभी तक दोस्तों देखने को नहीं मिलती है। और लेखक इस प्रश्न को हमारे सामने छोड़ करके जाता है कि जब तक इस जो कहानी है, ये जो समाज की तस्वीर है दलित की, सवर्ण की, ये जो जब तक इस कहानी का पटाक्षेप नहीं होगा, पटाक्षेप कहते हैं दोस्तों पर्दा गिराने को, ठीक है। नाटक में जब पर्दा गिराया जाता है, रामलीला वगैरह में पर्दा जब गिराया जाता है तो उसको कहते हैं पटाक्षेप। पट यानी पर्दा और आक्षेप यानी गिरना, ठीक है। तब तक दोस्तों ये स्थिति है वो बदलने वाली नहीं है। तो ये दोस्तों आपका उद्देश्य है वो एक पंक्ति में कभी नहीं लिखा जा सकता है, ये आपको विकल्पों पर निर्भर करता है कि विकल्प में आपका क्या आता है। तो कहानी है उससे पढ़ाए, उस समय भी दोस्तों बताया और मैंने इस समय भी आपको जितना हो सकता है उतना मैंने बताने की कोशिश की है। अब मैंने इसको दोस्तों 4 खंडों में बांटा है, पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव और चौथा चुनाव। तो उसके अंतर्गत क्या क्या घटनाएं होती हैं उन पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पहला चुनाव होता है, जैसे ही लोकतंत्र आता है, भारत जैसे ही आज़ाद होता है तो पहला चुनाव होता है भैया, तो उसमें प्रधान बनता है राम सिंह। अब उसमें प्रधान कैसे बनता है उसकी दोस्तों कथा क्या है। आज़ादी के बाद रामनेर गांव में निम्न 3 बदलाव हुए। तो शुरुआत में ही लेखक कहता है कि जैसे ही आज़ादी आई तो रामनेर गांव में केवल 3 बदलाव हुए हैं। 3 बदलाव क्या हुए हैं कि सबसे पहले तो स्कूल खुल गया है, डाकखाना खुल गया है और 10 गुना लगान जमा करवा करके किसान द्वारा अपनी ज़मीन का मालिक बनना, अर्थात जमींदारी प्रथा की समाप्ति हो गई है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है तीनों विकल्प दे करके कि निम्न में से कौन सा काम है वो आज़ादी के बाद रामनेर गाँव में नहीं हुआ था। काम तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन रामनेर गांव में दोस्तों यही स्कूल खुलना, डाकखाना खुलना और 10 गुना लगान ज़मीन। आपसे पूछा जा सकता है कि कितने गुना लगान जमा करवा करके किसान अपनी संपत्ति के मालिक बने थे, तो 10 गुना, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। अब साहब क्या है, जैसे ही प्रथम चुनाव आता है तो फिर सभा आयोजित होती है कि भाई इसका प्रधान है वो किसे बनाया जाए, ठीक है। गांव वालों को समझ में नहीं आता है कि पहली बार है भैया, ठीक है। ब्राह्मण हैं और जो ठाकुर थे वो बराबर थे, कुछ अन्य दलित जातियां भी थी, लेकिन जो गांव में सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वो थी चमारों की, ठीक है। पंडित मित्र के और जो मुखिया था उसका जो सहयोगी थे वे ब्राह्मण थे, ठीक है। पंडित मित्र द्वारा मुखिया को प्रधान बनाने की बात पर मुखिया ने बुढ़ापे का बहाना बनाया।
तो ये आप याद रख सकते हैं। किसका बहाना बनाता है? मुखिया कहता है कि भाई मैं तो अब बूढ़ा हो गया, ये मुखियागिरी मैंने बहुत कर ली। मुखिया है वो ठाकुर है और ये जमींदार भी है, तो ये बात है वो कहता है। तो पंडित के कहने पर ठाकुर के बेटे राम सिंह को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। तो यहाँ पर दोस्तों बिना किसी कोई भी इसके विरोध में खड़ा नहीं हुआ, निर्विरोध रूप से है वो चुन लिया गया है। मुखिया ने गांव वालों को बताया कि निर्विरोध चुनाव के कारण गांव का नाम पंडित नेहरू तक गया है, और जिसको सुनकर के गांव वाले खुश हो गए। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत पंडित नेहरू ने की थी 2 अक्टूबर 1959 को। नागौर जिले के एक गांव था आपके, ठीक है, वहां से आपकी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर पंडित नेहरू है। इसमें दोस्तों क्या चाल नज़र आती है, मुखिया की क्या चाल नज़र आती है कि भाई निर्विरोध चुना गया, यानी कि कोई आप में से खड़ा नहीं हुआ, इसीलिए पंडित नेहरू तक हमारे गांव का नाम गया है, जिससे कि आप आगे भी खड़े ना हों। तो ये बात इसमें यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपका राम सिंह बन गया है पहले चुनाव में, ठीक है। ठाकुर ब्राह्मण बराबर, किंतु चमारों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, इस बात को चमार नहीं जानते थे। तो दोस्तों छोटी जातियों में जितनी भी है अशिक्षा थी, अज्ञानता थी, ठीक है, उनके ही रहमो करम पे जिंदा थे, ब्राह्मणों के में, ठाकुरों के। तो ये बात है वो नहीं जानते थे कि भाई यदि हम में से कोई खड़ा हो जाए तो फिर हम चुनाव जीत जाएंगे, हम में से कोई प्रधान बन जाएगा। राम सिंह ने स्कूल में कच्ची पक्की इमारत बनवाकर अपने गुर्गे को नियुक्ति दिलवाई, जो डाक खाने का काम देखता था। अब राम सिंह साहब प्रधान बन गया है तो उसने क्या किया, गांव के स्कूल में ही कच्ची पक्की इमारत बनवा दी और वहाँ पर डाक खाना खुलवा दिया, और अपना जो चेला है, अपना गुर्गे को दोस्तों नौकरी है वो दिलवा दी, और वहाँ पर वो डाक खाने का काम भी देखता था और बच्चों को पढ़ाने का काम भी करता था। इस गुर्गे द्वारा बच्चों को पढ़ाने की बजाय पीटा ज़्यादा गया, जिससे बच्चे फिसड्डी रहे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बच्चे पढ़ाई के मामले में कमज़ोर क्यों रहे, क्योंकि जो गुर्गा नियुक्त किया गया था, जो पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था, वो उन्हें पढ़ाने की बजाय पीटता ज़्यादा था। गांव में बदलाव की पहली बयार महेंद्र व बलवीर के दिल्ली काम करने की खबर से आई। बहुत ही दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन ये निकलता है कि गांव में बदलाव की पहली बार कब देखने को मिली। राम सिंह के प्रधानी पहले चुनाव होने पर, राम सिंह के प्रधान चुने जाने पर, बलवीर और महेंद्र के दिल्ली काम करने की खबर को सुन करके, और गांव में आज़ाद होने पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के आने पर, या फिर गांव में डाकखाना या स्कूल खुलने पर। तो ये बात दोस्तों, गांव में जो बदलाव की पहली बयार है वो महेंद्र और बलवीर के दिल्ली काम करने से आई थी। ये दोस्तों दोनों ब्राह्मण भाई थे, ये आपको याद रखना है। बलवीर और जो महेंद्र हैं वो ब्राह्मण भाई थे, ठीक है, और ये दोस्तों चमारों के ये सहयोग देते हैं। तो इसीलिए लेखक ने यहाँ पर इन पात्रों को रखा है, जिससे कि जातिवादिता का जो माहौल है वो ज़्यादा गहरा नहीं जाए कहानी के माध्यम से, जातिवादिता को समाप्त करने के चक्कर में कहीं ये ज़्यादा बढ़ नहीं जाए। तो इनका जो पिता है दोस्तों वो स्वाभिमानी था और मुखिया से दबता नहीं था। मुखिया ने दबता नहीं था तो फिर क्या है, मुखिया ने क्या किया, मुखिया ने ज़मीन से उसको बेदखल कर लिया और उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। कुछ दिनों के बाद में उसकी है वो लाश है वो, इनके पिता की लाश है वो नहर के किनारे पर मिली। तो उसके बाद में क्या किया, बलवीर महेंद्र को मामा ने दिल्ली में चपरासी की नौकरी, मामा है उनका, आकर के इनको ले गया दिल्ली में और वहाँ पर एक ऑफिस में चपरासी की नौकरी है वो दिलवा दी। ये दोस्तों पहली चुनाव का घटनाक्रम है। दूसरा चुनाव, यहाँ पर आपके 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, आपको 2-3 बार आप रिवीजन लगा लेंगे, कहानी पढ़ लेंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आप जब कर लेंगे तब आपको बिल्कुल आपके फिट बैठ जाएगी। दूसरा चुनाव दोस्तों, इसका जो प्रधान है वो भी दोस्तों यहाँ पर राम सिंह बनता है। तो पहले चुनाव में आपका हो गया 3 साल, ठीक है। अब दूसरा चुनाव आ गया साहब, प्रधान आपका राम सिंह। महेंद्र व बलवीर ने सबके विरुद्ध जाकर फगना को चुनाव में खड़ा कर दिया। अब भैया महेंद्र और बलवीर हैं, जब उनका पिता था उनके विरुद्ध, तो महेंद्र और बलवीर भी उनके विरुद्ध थे मुखिया के। उसने सोचा कि भाई इस तरह से मुखिया है, उसके आतंक से गाँव वालों को मुक्ति नहीं मिलेगी, तो उसने कहा कि उन्हें सोचा भाई चमारों की संख्या ज़्यादा है, तो उन्होंने फिर उनमें से ही दोस्तों फगना है, फगना एक चमार था, उसको चुनावों में खड़ा कर दिया समझा बुझा करके। फगना दोस्तों थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, समझदार था और आर्थिक रूप से किंचित समर्थ था, यानी कि थोड़ा पैसे वाला भी था। तो ये बात है वो फगना के बारे में हमको याद रखनी है। अब क्या है, जैसे ही चुनाव में खड़ा होता है त्यों ही जो सवर्ण जाति के लोग हैं, ब्राह्मण ठाकुर हैं, वो महेंद्र और बलवीर को समझाते हैं बुझाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से मानते नहीं हैं।
तो अंत में दोस्तों फिर ठाकुर है राम सिंह क्या चाल चलता है, राम सिंह कहता है दलितों से, कहता है कि यदि तुमने इस बार चुनाव में यदि मुझे वोट नहीं दिए तो फिर देख लेना। तो यहाँ पर उसकी गुंडेपन की हरकत है दोस्तों, वो यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है कि भाई आप नीति से कर रहे हो, राजी राजी सही तो राजी, नहीं तो फिर आपको गैर राजी है वो हमारा वोट देना पड़ेगा। तो चुपचाप साथ देना, नहीं तो देख लेना। तो ये बात है वो ठाकुर राम सिंह कह देता है। कथन से सभी चमारों में अदृश्य फूट पड़ गई। तो इसके बाद में कुछ तो जो ठाकुर की कृपा पे जीवित थे तो वो ठाकुर के पक्ष में हो गई, और कुछ हैं वो फगना के पक्ष में हो गए, और राम सिंह इसी से भारी मतों से विजयी हो गया। यानी कि चमारों में दोस्तों फूट पाट दी, ठीक है, और राम सिंह है वो जीत गया। मुखिया ने तुम्हारे लिए तो आखिरी ही समझो, कथन महेंद्र बलवीर से कहा गया, खूब लानत मलामत की और दोनों को पिटवा दिया। जब चुनाव जितवा लिया गया तब मुखिया ने महेंद्र और बलवीर को बुलाया और कहा, हाँ भाई कहो क्या रही। ठीक है, तो इस प्रकार उनकी बेइज्जती की, और महेंद्र बलवीर ने कहा कि ये कोई आखिरी चुनाव थोड़ी है, आगे देख लेंगे। तो वो कह रहा है मुखिया कि तुम्हारे लिए तो आखिरी समझो, और इसके बाद में रात में दोस्तों दोनों को पिटवा देता है। इसके बाद गांव में जातिवादता है वो बढ़ गई, जातीय संघर्ष है उसको बढ़ावा मिला दोस्तों। विधान के अनुसार पंचायत के चुनाव 3 साल में होने थे। तो ये आपसे दोस्तों क्वेश्चन आपका बनता है बहुत ही अच्छा कि विधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत के चुनाव कितने साल के अंतर्गत कराने थे, तो वो 3 साल के अंतर्गत होने थे। तो यहाँ पर आपका ठीक है, लेकिन 3 साल में एक बार होने थे, लेकिन सूखा और बाढ़ जैसे बहानों से चुनाव टलते रहे, जिससे राम सिंह 7 साल तक पंचायत के पैसों से स्वयं का विकास करता रहा तथा प्रधान रहा। तो यहाँ पर पहले रह लिया दोस्तों, पहले चुनाव में निर्विरोध 3 साल, दूसरे में दोस्तों 7 साल तक वो प्रधानी हो गई, तो 2 में दोस्तों 10 साल तो उसकी प्रधानी हो गई, यानी कि 10 साल उसने कर ली है। अब बात आती है दोस्तों तीसरे चुनावों की। तो तीसरे चुनाव में भी जो प्रधान बनता है वो है राम सिंह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वस्तु स्थिति है वो बिल्कुल भी बदली नहीं है, सवर्णों का ही दबदबा चलता आ रहा है। ठीक है, ढाक के पात वाली वही स्थिति है कि जो पहले से है वही श्रेष्ठ है और वही रहेगा। ठीक है, समाज के दबे कुचले दलितों को मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उन पर शासन किया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही स्थिति दोस्तों दिखाई दे रही है। तो यह चुनाव 3 साल की बजाय 7 साल में हुआ था। तो आपसे पूछा जाए कि जो तीसरा चुनाव है, आपको इस तरह से भी घटनाएं याद रखनी है कि पहले चुनाव में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ। ठीक है, तो जो तीसरा चुनाव है दोस्तों वो 3 साल की बजाय 7 साल में हुआ था। फगना के कहने पर महेंद्र बलवीर 1 सप्ताह पहले गाँव आने को राजी हुए। अब महेंद्र बलवीर हैं वो तो दोस्तों चले गए थे, ठीक है, निराश होकर के। तो लेकिन जो फगना है दोस्तों वो थोड़ा सा उसमें आशा जीवित थी कि भाई अब के में और हम देखेंगे। तो महेंद्र बलवीर के वो पास गया दिल्ली और उनको उसने समझाया बुझाया। तो 1 सप्ताह पहले उन्होंने कह दिया कि भाई हम चुनाव होने के 1 सप्ताह पहले गाँव आ जाएंगे। इस बार साहब राम सिंह ने क्या चाल चली, इस बार राम सिंह ने बाहर रहने वाले दलित पक्ष के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटवा दिए, लेकिन फिर भी चमारों के वोट सबसे ज़्यादा थे। तो इस बार राम सिंह ने चाल चली कि जो भी वोटर लिस्ट में बाहर काम करते थे, बाहर रहते, जैसे महेंद्र और बलबीर हैं, तो उनके जो नाम है वो वोटर लिस्ट से कटवा दिए थे। और आपको पता है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो वो दोस्तों फिर वोट नहीं डाल सकता है। लेकिन फिर भी चमारों को चलो एक आश्वस्ति थी कि उनके वोट हैं फिर भी सबसे ज़्यादा थे। तो फिर भी दोस्तों राम सिंह का मन है वो भी मान नहीं रहा था कि भाई अब भी ये जीत जाएंगे। तो फिर उसने दोस्तों नई चाल चली। पोलिंग पार्टी का अधिकारी है वो ठाकुर था, ठीक है, ठाकुर हो गई, जिसे राम सिंह ने शाम को भैया दावत पे बुलाया, दारू पिलाई और उसको रिश्वत दे दी। अधिकारी ने क्या किया कि वो ठाकुर था तो जाति के नाम पर और रिश्वत के कारण अधिकारी ने राम सिंह को जीतने की रणनीति बता दी। दारू पी ली, दावत खा ली, रिश्वत ले ली और दोस्तों जाति है, तो चारों गुण मिल गए। ठीक है, तो उसने अधिकारी ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी रणनीति बताऊंगा जिसके कारण तुम हर हाल में जीत जाओगे। तो इस रणनीति के तहत फर्जी वोट डलवा करके शाम को सुबह जैसे ही चुनाव शुरू होते हैं, वोट मतदान शुरू होता है, तो दोनों को दोस्तों चाय के बहाने दोनों पार्टी के एजेंटों को बुलाकर ले जाता है। इसके बाद में दोस्तों जो राम सिंह है फर्जी वोट डलवा देता है, इतने की जितना कि वो जीत सके। उसके बाद राम सिंह 100 वोटों से जीत गया। तो यहाँ पर आपका दोस्त है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राम सिंह कौन से चुनाव में 100 वोटों से विजयी हुआ। तो आपके तीसरे चुनाव में, यानी धांधली करके फर्जी वोट डाल करके विजयी होता है। इस पर फगना ने अदालत में चुनाव के खिलाफ रिट लगाई। तो कौन सी चुनाव में के प्रति फगना ने रिट लगाई? तो तीसरा चुनाव। राम सिंह के धांधली के प्रधान
बनने के कारण सवर्ण दलित संघर्ष है वो गहरा गया तथा गांव में अलग किस्म की जातीय राजनीति का उभार हुआ। तो इस तरह से दोस्तों जो गांव है, रामनेर गांव है, वो जातीय संघर्ष का और जातीय राजनीति का, गुंडेपन का, ठीक है, उसका अड्डा है वो बन गया था। जो फगना है उसने दलित नेताओं तक दिल्ली में पहुंच बना ली थी और जो राम सिंह है उसने सवर्ण नेताओं तक पहुंच बना ली थी। दोनों नेताओं को अपने गांव में बुलाते थे और सभाएं करते थे। तो इस प्रकार एक नई किस्म की जातीय राजनीति का उभार होता है। अब यहाँ पर दोस्तों 3 बार है वो राम सिंह प्रधान रह चुका है। आपसे पूछा जाए कि राम सिंह कितनी बार प्रधान रहा, तो 3 बार रहा था। कितने साल तक रहा था, तो पहली बार 3 साल तक, दूसरी बार 7 साल तक और फिर 3 साल तक, यानी कि 13 साल तक राम सिंह है वो प्रधानी करता है। ठीक है। चतुर्थ चुनाव में दोस्तों क्या होता है, अब भाई राम सिंह ने हर हथकंडा अपना लिया था। आपने सोचा कि अब की बार कैसे काम किया जाए, तो फिर वो सभा बुलवाता है और फिर वो सभा में मंत्रणा करते हैं कि भाई इस बार में हम अपने किसी विश्वस्त चमार को ही खड़ा कर दें, और जैसा कि आज तक दोस्तों होता आ रहा है। चतुर्थ चुनाव में प्रधान नाहर सिंह बनता है जो कि राम सिंह का बेटा था। प्रत्याशी कौन कौन थे दोस्तों इस चुनाव में, तो लच्छी राम था जो कि राम सिंह का विश्वस्त था। राम सिंह ने सोचा कि भाई लच्छी राम को समझा बुझा करके उसने खड़ा कर दिया और भैया वो खड़ा हो गया। चमारों ने उसको खूब समझाया कि भाई आप बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, लेकिन वो तो राम सिंह ने सिखा दिया था तो वो बैठा नहीं। ठीक है, ये दलित जाति का था। नाहर सिंह और इतवारी भी दोस्तों दलित जाति का था। ठीक है, तो ये दोनों दोस्तों खड़ा हो गए। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई फगना आ सकता है, तो आप फगना नहीं करेंगे, तो आप तीनों को याद रखना है। यहाँ से आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि चतुर्थ चुनाव में निम्न में से कौन सा प्रत्याशी नहीं था या चुनाव में कौन खड़ा नहीं हुआ था। तो वहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि लच्छी राम खड़ा हुआ था और इतवारी, तो ये दोनों दोस्तों आपकी चमार जाति से थे। और जो नाहर सिंह है, राम सिंह ने क्या दिखाया कि भाई मैं तो अपनी तरफ से चमार खड़ा कर रहा हूँ, चमारों ने भी दोस्तों खड़ा कर दिया अपनी तरफ से। ठीक है, 3-4 खड़े हो गए, तो फिर 2-4 हैं वो समझा बुझा करके बैठा दिए। अब था कि भाई दोनों ही हैं, हमारी जाति के हैं, दलित जाति के हैं, तो कोई ना कोई तो एक जीतेगा, चलो प्रधानी हमारे पास ही आएगी। ठीक है, लेकिन राम सिंह ने एक चाल चली कि जिस दिन चुनाव के पर्चे भरे जा रहे थे उस दिन अपने बेटे का नाम भी भरवा दिया। तो यहाँ पर नाहर सिंह उसका बेटा है, उसको खड़ा कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों 2 दलित हो गए और 1 सवर्ण हो गया। अब ठाकुर और जो ब्राह्मण थे वो बराबर थे, यानी कि चमार बराबर संख्या थी। तो जो चमारों के वोट थे वो तो दोस्तों बट गए और जो सवर्णों के वोट थे वो एक ही के पास आ गए, नाहर सिंह के पास। ठीक है, इसकी वजह से वो नाहर सिंह है वो जीत गया और अपनी दादा की परंपरा को बढ़ाता हुआ तीसरी पीढ़ी में वो गांव का प्रधान है वो बन गया था। जब तक इस नाटक का पटाक्षेप नहीं होगा तब तक समाज नहीं बदलेगा। तो जब तक दोस्तों ये समाज की जो स्थिति नहीं बदलेगी, और इसीलिए दोस्तों पंचायत के चुनावों में, स्थानीय स्वशासन में सीटें आरक्षित की गई थी, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई थी, SC ST के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। ठीक है, OBC के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। इसी कारण से की गई थी क्योंकि समाज में दोस्तों शुरुआत से ही सवर्ण जातियों का दबदबा था और वो ही दोस्तों प्रधानी करते थे, सरपंच बनते थे, प्रधान बनते थे। ठीक है, और जो समाजवाद की जो संकल्पना थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था। ठीक है, OBC को आरक्षण दिया गया था। इस प्रकार आरक्षण है वो दिए गए थे। अब आपको पता है कि चुनाव में होता है तो एक बार आपकी OBC की सीट आती है। ठीक है, जनरल की है नहीं दोस्तों, OBC की सीट आती है। एक बार महिलाओं की सीट आती है। ठीक है, एक बार दलितों की SC ST की सीट आती है। तो इस प्रकार दोस्तों चुनाव हैं वो होते हैं। तो इस प्रकार ये दोस्तों उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को उजागर करती है जिसमें हम ये बातें किया करते हैं कि भाई समाजवाद है, समाजवाद आएगा, समाजवाद लाएंगे, सभी समान होंगे, सभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं होगा। और आज के समय में भी दोस्तों बहुत जगह ऐसी वस्तु स्थिति नहीं बदली है, जहाँ पर दोस्तों आप अपने गांव में भी देखते होंगे कि चाहे SC ST की सीट आ रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों वो काम उन्हीं के अनुसार करता है जो गांव के धनवली हैं, जूते वाले हैं, पैसे वाले हैं। ठीक है, ये आप अपने गांव में स्थिति देखते होंगे। तो आज भी दोस्तों बाहर से ऐसा लगता है कि स्थिति बदल गई है, लेकिन अंदर से दोस्तों स्थिति वही है। हालांकि दलित है वो प्रधान बन जाता है, सरपंच बन तो जाता है, लेकिन वो एक कठपुतली होता है, वो उन्हीं के इशारों पे नाचता है, उनके खिलाफ है वो जा नहीं सकता है क्योंकि वो पैसे में बड़े हैं। ठीक है, जूते में बड़े हैं। तो ये दोस्तों स्थिति हेतु भारद्वाज जी ने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो इस प्रकार दोस्तों ये 2 पन्नों में दोस्तों आपके ये क्वेश्चन है वो हो जाते हैं।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो है वो पसंद आई होगी। इस वीडियो के बाद में दोस्तों आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे है वो ये PDF है सेंड कर दूँगा। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करें। आशा करता हूँ कि आप मेरी मेहनत को थोड़ा सा दोस्तों सहयोग प्रदान करेंगे और आप इस हिंदी हब के परिवार को थोड़ा सा और विस्तृत करेंगे, जिससे कि हमें भी दोस्तों मज़ा आए पढ़ने में, आपको मज़ा आए पढ़ने में और मुझे दोस्तों मज़ा पढ़ाने में आए। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नई वीडियो में दोस्तों, नई कहानी के साथ में, नए प्रश्नोत्तरों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।